अरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। व्याकरण के अंतर्गत शब्द शुद्धि का अध्ययन हम कर रहे थे। अब तक हम शब्द शुद्धि के अंतर्गत वर्ण व्यतिक्रम के संबंध में हम जान चुके हैं। क्रमभंग, जहां वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर उसे लगाया जाए तो उसे वर्ण व्यतिक्रम कहते हैं। यहाँ वर्ण व्यतिक्रम में क्रमभंग होता है। वर्ण परिवर्तन पांचवा कारण है। गलतियों के अनेक कारण हैं, उनमें से एक कारण वर्ण परिवर्तन है। वर्णों को हम बदल दे असावधानी के कारण, तो अपनी गलती से वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो, तब तो वह अशुद्धि होती है। छिद्रान्वेषी नहीं, छिद्रान्वेषी। छिद्र का अर्थ है रंध्र। रंध्र कीता में तो मूल में जाकर खोजने वाला छिद्रान्वेषी है। अन्वेषक, अन्वेषी। निशंग नहीं, निशंग, यहाँ शा दूसरा शा उपयुक्त होता है और इसका मतलब है तर्कस, तर्कश। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार सही शब्द है। यहाँ उ ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार। यथेष्ट नहीं, यथेष्ट। यथा इष्ट, यथेष्ट। वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ महाप्राण है। तो यहाँ अल्पप्राण महाप्राण भोजन के संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो गलती नहीं होगी। फिर शाप नहीं, शाप। पुस्तकों में भी कभी कभी इसका उपयोग होता है। हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग शाप शब्द का ही उपयोग करते हैं, लेकिन गलत है। सही शब्द है शाप। कन्नड़ में हम शाप ही कहते हैं, शाप नहीं कहते। संगठन नहीं, संगठन, संगठन इस तरह से लिखा जाता है। फिर संतुष्ट नहीं, संतुष्ट प्राण। खंबा नहीं है, खंबा, भा महाप्राण। तो यहाँ ब अल्प प्राण है, लेकिन वो गलत है। खंबा हम कहेंगे तो गलत है। खात महाप्राण है, लेकिन बा भी यहाँ महाप्राण ही है। खंभा सही शब्द। जुखाम नहीं, जुकाम। अगर गिली महाप्राण बैठाए तो अल्प प्राण स्टे, जुकाम सही शब्द है। फिर नृशंस, नृशंस नहीं, ये गलत है। नृशंस संस्कृत का शब्द है। नृश और उसके बाद अनुस्वार फिर स, नृशंस सही शब्द है। नृशंस का मतलब है क्रूर, क्रूयल। नृशंस ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। प्रशासन हो गया है यहाँ, ये गलत है। प्रशासन, प्र शा स न, प्रशासन सही शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। रामायण, रामायण नहीं, रामायण, रामायण सही शब्द। विंध्याचल नहीं, विंध्याचल। विंध्य पर्वत, विंध्य अचल, अचल करते पर्वत। विंध्य अचल, विंध्याचल। सीधा साधा, तो ये गलत है। इसमें सीधा में ध महाप्राण सही, लेकिन सादा में द अल्प प्राण है। सीधा सादा। फिर संगठन, यह संस्कृत का शब्द और इसका उपयोग हिंदी में भी होता है, लेकिन संगठन और संगठन में अंतर है। शब्द के अर्थ में अंतर पाया जाता है। शुश्रूषा गलत है। यहाँ शुश्रूषा, तो देखिए शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, श और उसके बाद श्र, शाह में र है और फिर ऊ है और फिर शाह दूसरा शाह है। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಶ ಶ ಶ ಬರ್ತದೆ। ಮೊದಲನೇದು ಶ, ಎರಡನೇದು ಶ, ಮೂರನೇದು ಮಾತ್ರ ಶ। ಶ विवृत ध्वनि है, श संवृत ध्वनि है। संवृत का मतलब है क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड। ಹಾಗಾಗಿ ಶ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್, ಶ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ। शुश्रूषा, शुश्रूषा इसका सही रूप आप देख रहे हैं यहाँ। उसके बाद छठा कारण है गलती का, संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व, द्वित्व व्यंजन मतलब है एक ही वर्ण जहां संयुक्ताक्षर बन जाए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मत, अशुद्ध, यहाँ अशुद्ध शब्द आप जो जग रहे हैं तो उसमें द वर्ण ही है। एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, लेकिन एक ही जाति, सजातीय वर्ण जहां संयुक्ताक्षर में आ जाए तब तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर अलग अलग जाति के वर्ण हो सकते हैं, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು। ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾ ಇದೆ, ಯಾ ಇದೆ,
इसमें वा भी है और या भी है, व और या के मिलने से व्या संयुक्ताक्षर है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन द्वित्व उसे कहते हैं जहां सजातीय वर्ण, अशुद्ध शब्द में जहां द और धा है एक ही जाति के, इसलिए द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इनके प्रयोग में जहां गलतियां होती है इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है। ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗ್ತದೆ। वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक स्वर रहित हो और तुरंत एक दूसरे के बाद आ जाए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। अर्थात सजातीय तो समान व्यंजन एक दूसरे से मिल जाए एक दूसरे के बाद आए तो वहां द्वित्व व्यंजन प्रयोग कहलाता है। शुद्ध शुद्ध में भी हम वही देखते हैं द्वित्व व्यंजन है। लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡದ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು, ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ। ಸ್ವರ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು। इस तरह यहाँ द्वित्व व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षरों के प्रयोग में जो गलतियां होती है तो गलतियां अज्ञान के कारण होती है, और शब्दों का सही रूप अगर हमें मालूम रहे तो गलती नहीं होगी। अद्वितीय कैसे लिखा जाए, हाँ दूसरे काल में जो दिया गया है तो इसी प्रकार लिखना चाहिए। अद्वितीय, द्वितीय दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ जो अशुद्ध रूप दिया गया है द्वितीय, द्वितीय हो गया अद्वितीय आगे आगे का अद्वितीय, अद्वि में ह्रस्व है ई, ती में दीर्घ है। अद्वि इसमें जो ई है ई ह्रस्व है और इसमें ई दीर्घ है, अद्वितीय। और यहाँ द्वि का जो संयुक्त व्यंजन है संयुक्त अक्षर है इसका रूप भी आप देख सकते हैं। द्वि में द और व है और फिर ई है, द व और ई। और यहाँ एक और शब्द है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण गलत है, उत्तीर्ण संयुक्ताक्षर स्वरूप है। यहाँ द्वित्व व्यंजन है, ता में ता ಎರಡು ಸಾರಿ ತಾ ಬರ್ತದೆ, त और फिर त, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण इस तरह से लिखा जाए। उल्लेखित, उल्लेखित नहीं गलत प्रयोग है, उल्लिखित, उत लिखित उल्लिखित, यहाँ संधि का विच्छेद करने पर उसका स्वरूप इस तरह से होगा उत लिखित उल्लिखित, उल्लिखित। इसमें ई स्वर होगा, ए स्वर नहीं। गलती से हमने यहाँ ए स्वर लगा दिया है, लेकिन ए स्वर नहीं, यहाँ ई स्वर होना चाहिए। उल्लिखित। ನ್ಯೌಚಾವರ ಇಲ್ಲಿ ಔ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓ, ನ್ಯೋಚಾವರ, न्योछावर, न्यो यहाँ ओ स्वर है, औ नहीं, न्योछावर। लेकिन यहाँ न्यो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है। तो इस तरह बुधवार, बुधवार कोई नहीं कहता, कोई लिखता भी नहीं, लिखते वक्त गलती हो सकती है। बुद्ध से स्वार का कोई संबंध नहीं है। बुध ग्रहों में से एक का नाम, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧ ಬೇರೆ बुद्ध ಬೇರೆ। फिर रखा, रखा गलत है, होना चाहिए रखा, खा महाप्राण। यहाँ अज्ञानवशत तो हम नहीं जानते, इसी वजह से यहाँ रखा संयुक्त व्यंजन का संयुक्त अक्षर का प्रयोग यहाँ किया गया है, जो गलत है। सही रूप है रखा। यहाँ संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, रखा इसमें महाप्राण खा का उपयोग होता है। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ का एक्स्ट्रा ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। वृद्धि, वृद्धि नहीं वृद्धि, यहाँ द अल्प प्राण है और उसके बाद उसमें जो संयुक्त व्यंजन मिला है ध महाप्राण, हालांकि वृद्धि में द पहला जो द है तो वो अल्प प्राण है, दूसरा जो ध है तो वो महाप्राण। ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣದ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ। ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿ। फिर संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण नहीं संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण सही शब्द है। उत्तम गलत है, उत्तम। यहाँ द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, त और त, उत्तम, उत्तम।
फिर उल्लंघन, उल्लंघन नहीं उल्लंघन, यहाँ भी तो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ल और ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಲ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ. उल्लंघन द्वित्व व्यंजन है, उल्लंघन। निमित्त, निमित्त नहीं निमित्त, निमित्त का मतलब है कारण। प्रज्वलित, यहाँ प्रज्वलित में यहाँ ज द्वित्व व्यंजन का उपयोग किया गया है, लेकिन इसे गलत कहा गया है, यहाँ प्रज्वलित यही सही शब्द है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ संस्कृत में तो इसी तरह द्वित्व व्यंजन सहित लिखना सही माना जाता है, लेकिन हिंदी में तो ये प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही शब्द है, प्रज्वलित। फिर योधा, ಯೋಧ नहीं ಯೋಧ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಅನ್ನೋ ಬಳಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೋಧ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ತದ್ಭವ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. हिंदी में योद्धा शब्द का प्रयोग होता है, कन्नड़ में योद्धा संस्कृत के शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, तो इसका तद्भव रूप जो है योद्धा, तो वही तो इस्तेमाल होता है कन्नड़ में। लेकिन हिंदी में योद्धा संस्कृत का बहुत तत्सम शब्द उपयुक्त है, योद्धा। यहाँ द अल्प प्राण पहले, ध महाप्राण बाद में। विद्याचल होना चाहिए, विद्यालय शब्द ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು, विद्याचल नहीं विद्यालय होना चाहिए, विद्याचल नहीं विद्यालय, विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है। अगर वो विंध्याचल है तो अलग है, उसमें अनुस्वार लगना चाहिए। विंध्याचल ಅಂತ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಬೇಕು, विंध्याचल सही शब्द है। विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं इसे शुद्धिकरण कहना चाहिए, शब्द शुद्धिकरण। तो हम जो यहाँ शब्द शुद्धिकरण का अभ्यास कर रहे हैं, शुद्धिकरण इस प्रकार होता है, शुद्ध ई दीर्घ है यहाँ, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। फिर लिखते वक्त अथवा बोलते वक्त गलतियों के कारणों में से सातवां कारण है पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार अथवा अनुनासिकता का प्रयोग। चंद्र बिंदु, हाँ गलत टाइप हुआ है, चंद्र बिंदु हो गया है, तो उसे चंद्र बिंदु समझना चाहिए, चंद्र बिंदु। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का मतलब है जो 25 स्पर्श व्यंजन है और उनके प्रत्येक वर्ग के अंत में जो वर्ण होता है उसे अनुस्वार अनुनासिकता अथवा पंचम वर्ण कहते हैं। न ञ न न म, न ञ न न म, तो इनको पंचम वर्ण कहते हैं और इनके कारण अनुस्वार अथवा अनुनासिक ध्वनियों का उपयोग होता है। कभी चंद्र बिंदु का उपयोग हम करते हैं हिंदी में, कई बार शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो इस प्रकार लिखना, अंकुर को इस प्रकार लिखना गलत है, सही रूप है अंकुर, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, चंद्र बिंदु का प्रयोग ना किया जाए। ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು ಆಕಾರ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು, ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುನಾಸಿಕ ಚಿಹ್ನ, आदर ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। अंकुर, यहाँ ङा का उच्चार होता है, अनुस्वार के बाद का जो वर्ण है वह जिस वर्ग का हो उसी वर्ग के अंतिम अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण अनुस्वार के रूप में होता है। क वर्ग का अंतिम वर्ण है ङ, क ख ग घ ङ, और इसलिए अनुस्वार के स्थान पर ङ का उच्चारण होता है, अंकुर, अंकुर। ये अंकुर नहीं अथवा अंकुर नहीं अथवा अंकुर नहीं, इसे अंकुर ही बोलते हैं, यहाँ ङा का ही उच्चार होता है, तो इसलिए ये अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण आगे के जो वर्ण होते हैं अं वर्णों के वर्ग में अंतिम जो अनुनासिक वर्ण होता है तो उसके अनुसार होता है। इसके बाद आंसू, लेकिन आंसू में स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण आ जाए तो वहां अनुनासिक का प्रयोग होता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हमें करना है, चंद्र बिंदु चिन्ह है, इसका उपयोग करना है। आंसू, यहाँ आमसू, आंसू नहीं बोलते इसे, इसे आसू, आ
का उच्चारण होता है। चंद्र बिंदु जहां भी हम लगाते हैं वहां उच्चारण का तरीका ही है आ सु। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಣ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆ अष्टे आसु, आसु, इसे आसु बोलते हैं। और जहां इस तरह अनुनासिक ध्वनि का उपयोग होता है वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು। 25ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರದ ವರ್ಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ अनुस्वार, ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ चंद्र बिंदु। कांच, लेकिन यहाँ अनुस्वार भी ठीक लगता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ चा जो है तो ये इसी वर्ग में है कांच। कांच का उच्चारण हम करते हैं इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन उपयोग में प्रयोग में कभी कभी हम देखते हैं कि इसको अनुनासिक ध्वनि मानते हैं। कांच, कांच, कांच के टुकड़े, लेकिन कांच बोलना गलत तो नहीं है मेरी दृष्टि में। गांधी का उच्चारण कैसे करें, तो ना लगाकर करे अथवा चंद्र बिंदु लगाकर करे। तो यहाँ ये बताया गया कि गांधी तो चंद्र बिंदु सहित लिखना चाहिए, सही प्रयोग है। चांद, मेरी दृष्टि में यह भी तो गलत नहीं है चांद, क्योंकि यहाँ द वर्ण है और इसलिए अनुस्वार ठीक लगता है मेरी दृष्टि में। लेकिन यहाँ लिखते वक्त जो रूढ़ी है, रूढ़ी में हम यही देखते हैं कि चांद, चांद, चांद नहीं कहते इसे चांद, चांद कहते हैं, और इसलिए अनुनासिक ಧ್ವನಿ है। ಎರಡು ತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से अगर इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपको ये लिखना है। फिर झांसी, यहाँ पर झांसी नहीं, यह अनुस्वार का प्रयोग यहाँ गलत होता है। झांसी इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि यहाँ स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर स या र ल व श श सा ह तो अन्य वर्ग हैं, उन वर्गों में एक वर्ण का प्रयोग किया गया है, और इसलिए यहाँ अनुस्वार के बदले अनुनासिक तो चंद्र बिंदु का उपयोग सही लगता है। झांसी, झांसी। अंधा हमें लिखना चाहिए, ध महाप्राण है, लेकिन यहाँ अनुनासिक ध्वनि चंद्र बिंदु लगाकर इस तरह से लिखे तो ये गलती होगी। आधा नहीं, अंधा बोलते वक्त भी तो हम अंधा कहते हैं, और इसलिए अनुस्वार होना चाहिए। ऊंचा, यहाँ ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ऊंचा ಅಲ್ಲ, ಅದು ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा चंद्र बिंदु के साथ लिखना सही है। कुआं नहीं, कुआं, 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 यहाँ कुआं, लेकिन बोलते वक्त कुआं बोलते हैं, कुआं बोलना चाहिए। चंचल, ञ का उच्चारण होता है, वास्तव में यहाँ अनुस्वार ही सही है, और अनुस्वार की जगह यहाँ ञ का उच्चारण हम करें तो ठीक होगा। चंचल, चंचल अगर लिखे तो ठीक होगा, लेकिन यहाँ गलत दिया गया है। लेकिन अनुस्वार के रूप में लिखना हिंदी में ये स्वीकृत है, चंचल। जगन्नाथ इस प्रकार नहीं है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो यहाँ न द्वित्व व्यंजन है, जगन्नाथ। उसके बाद झूठ नहीं, झूठ, यहाँ कोई अनुस्वार नहीं है तो चंद्र बिंदु भी नहीं लगती, अर्थात अनुनासिक का उपयोग भी नहीं होता। झूठ, झ महाप्राण है, ठा महाप्राण है। फिर थूक गलत है, थूक, यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगता, थूक। दिंगनाग, दिंगनाग नहीं होना चाहिए, दिंगनाग, तो संस्कृत का शब्द है दिंगनाग। न ख ग घ न का उच्चारण यहाँ होता है दिंगनाग, दिंगनाग, उसको इसी तरह लिखे दिंगनाग, दिशारूपी नाग। वांगमय, वांगमय नहीं तो वांगमय, यहाँ भी तो न का उच्चारण होता है, वांगमय इस तरह से लिखा जाता है, वांगमय। वांगमय का मतलब है साहित्य, लिटरेचर। षण्मुख, षण्मुख नहीं होना चाहिए, षण्मुख, यहाँ न का उच्चारण होता है, षण्मुख। वास्तव में ये संधि है, संधि विच्छेद करे तो दो अलग अलग शब्द बनेंगे, वहां पर षट मुख, षण्मुख, वहां ट ध्वनि जो है ये व्यंजन संधि है, ಟ ಧ್ವನಿ ನ में परिवर्तित हो जाती है। ಹಾಗಾಗಿ ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ। ಷಟ್ ಮುಖ
ಷಣ್ಮುಖ. ಷಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಅಂತ. ಷಟ್ ಆನನ, ಷಡ ಆನನ, ಅಲ್ಲಿ ಟ ಇದ್ದು ಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ನ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇದೆ. षण्मुख ये सही शब्द है। फिर संलाप, संलाप नहीं, संलाप। फिर संहार नहीं, संहार, संहार। रेफ अथवा रा के अशुद्ध प्रयोगों के संबंध में हम देखेंगे। रा अथवा रेफ, जहां व्यंजन के रूप में रा ध्वनि आ जाती है, तब तो कभी कभी लिखते वक्त हम गड़बड़ी करते हैं, उस समय में भी हम देखेंगे। र व रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, तथा शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इसके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾ ಅಡಿವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿವತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೋಷಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. यहाँ पहले काल में जो शब्द दिया गया है अतार्थ, अतार्थ अगर लिखते वक्त हम गड़बड़ी करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे तो वो गलती होगी। अर्थात इस तरह से लिखना चाहिए अ, और उसके बाद था लिखने के बाद ऊपर जो रेप चिन्ह लगाया जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ आप जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद ता स्वर रहित हलंत व्यंजन है। हलंत कहने का मतलब है नीचे हल की तरह एक रेखा जो लगाई गई है, इसे हल कहते हैं। इसका अर्थ है, ये संकेत है स्वर रहित व्यंजन, त वो ता नहीं है, त है। अर्थात इसका उच्चारण अर्थात होता है। उसी तरह अनुग्रह नहीं, अनुग्रह, अनुग्रह सही शब्द है। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद, आशी दीर्घ है और वा के ऊपर यहाँ रेफ का चिन्ह है। ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಫ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ। आशीर्वाद। उसके बाद चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष नहीं चरमोत्कर्ष, चरम उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष संधि है। चरम उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष गुण संधि है यहाँ पर। फिर दुर्गति हो गया है यहाँ, दुर्गति नहीं दुर्गति, यहाँ रेफ गा में लगाना चाहिए, दुर्गति। सरमत हो गया है यहाँ, सरमत नहीं समर्थ, ता में रेफ लगाया जाता है, समर्थ। फिर पुनर्जन्म हो गया है, होना चाहिए पुनर्जन्म, जा में रेफ लगता है। पु और ना के उच्चारण के बाद उसके बाद रा का उच्चारण होता है, फिर जा का उच्चारण होता है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। उसी तरह यहाँ बृहस्पति हो गया है, यहाँ रा व्यंजन का उपयोग किया गया है, लेकिन रा नहीं, उसमें र स्वर का प्रयोग होना चाहिए। रा व्यंजन है, र स्वर। बृहस्पति इस तरह से लिखा जाता है, ब्र यहाँ र की मात्रा लगाई गई, ब्र, बृहस्पति इस तरह से लिखा जाए। मुद्दनरिय हो गया है यहाँ, अगर हम उसी तरह से पढ़ेंगे तो ये गलत है, मुद्दनरिय हो गया है, होना चाहिए मूर्धन्य, मुंह के बाद रा और उसके बाद दा, उसके बाद धा महाप्राण, उसके बाद ना, उसके बाद या ध्वनि है, मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब है मसूड़े से जीभ के स्पर्श से जो ध्वनि पैदा होती है उसे मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टाठा डाढ़ा न, ये मूर्धन्य व्यंजन है। विग्रह नहीं, यहाँ र स्वर नहीं, व्यंजन का उपयोग किया जाता है, विग्रह, विग्रह, विग्रह। फिर श्रृंगार कैसे लिखा जाए, अगर आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पहले काल में जो दिया गया है तो इस तरह से लिखेंगे तो वो गलत है, दूसरे काल में जो दिया गया है तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए, श्रृंगार, श्रृंगार लिखने का एक ढंग है। फिर सृष्टा नहीं, यहाँ भी तो र स्वर का प्रयोग गलत है, यहाँ रा व्यंजन का प्रयोग करना चाहिए, सृष्टा, सृष्टा सही शब्द है। स्त्रोत नहीं, स्त्रोत का प्रयोग यहाँ जो किया गया स्त्रोत हो गया है तो ये गलत है, होना चाहिए स्रोत, स्रोत। स्रोत का मतलब है सोर्स, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೋ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ स्रोत ಅಂತ ಹೆಸರು, स्रोत, स्रोत इस तरह से लिखा जाता है। सा में रा। अहर्निश नहीं, अहर्निश, तो यहाँ रेफ लगाकर हमें लिखना चाहिए अहर्निश। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित, यहाँ र स्वर का प्रयोग करना चाहिए, और फिर हा में ई दीर्घ स्वर,
अनुग्रहीत। फिर कृशांगी नहीं, कृशांगी, कृशांगी इस तरह से लिखा जाता है। कृ र स्वर है, शा में आ दीर्घ स्वर है, फिर अनुस्वार है, फिर ग ध्वनि है, उसमें ई दीर्घ स्वर है। कृशांगी अर्थात जो पतली दुबली है। तीर्थंकर कैसे लिखे? यहाँ जो दिया गया है तो गलत है। यहाँ हो गया है तीर्थंकर, तीर्थंकर, तो इसका उच्चारण भी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गलत है। लेकिन सही प्रयोग इस तरह से किया जाता है। तीर्थंकर, ती लिखने के बाद र रेफ, और फिर त, और उसके ऊपर अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार भी है, रेफ भी है। फिर दर्शन कैसे लिखना है? यहाँ रेफ नाम लगाया गया है, उसका उच्चारण इस तरह से होगा, दशर्ण हो गया है, लेकिन सही रूप है दर्शन। द के बाद रेफ र, और उसके बाद शा का उच्चारण होता है दर्शन। नर्मदा कैसे लिखे? तो इस तरह से नहीं, ये तो नर्मदा हो गया है। नर्मदा लिखने का ढंग यह न, उसके बाद रेफ का उच्चारण में, रेफ का उच्चारण पहले होता है, माँ का उच्चारण बाद में होता है। नर्मदा, नर्मदा। प्रत्यर्पण, समर्पण करना। प्रत्यर्पण का मतलब है समर्पण करना। प्रत्यर्पण इस तरह से लिखा जाता है, सबमिशन। फिर मर्यादा नहीं, मर्यादा, यह संयुक्त अक्षर है। रेफ र पहले है या बाद में है, मर्यादा। और उसके बाद मुहूर्त नहीं, मुहूर्त नहीं तो मुहूर्त, मुहूर्त यहाँ रेफता में लगता है। मुहूर्त, मुंह में ह्रस्व स्वर है उ, और हा में दीर्घ स्वर है उ। मुह उ, मुहूर्त, मुहूर्त। फिर वृद्धिकरण नहीं, ये व्र हो गया। वा में रा व्यंजन लगाया जाए तो इस तरह से होगा, वृद्धिकरण नहीं, वृद्धिकरण। वृद्धि में र स्वर लगता है, वृद्धिकरण। संग्रहित नहीं, संग्रहित, यहाँ र स्वर का प्रयोग होता है, संग्रहित। स्तोत्र नहीं, यहाँ स्तोत्र हो गया है, वो स्तोत्र नहीं, स्तोत्र। स त ओ और फिर त्र, उसका उच्चारण करते हैं स्तोत्र, सही शब्द है स्तोत्र, स्तुति। फिर सृष्टि, ये गलत है, होना चाहिए सृष्टि। सृष्टि ठा महाप्राण नहीं है, सृष्टि सृ र स्वर है, उसके बाद यहाँ टा भी अल्प प्राण है, सृष्टि। फिर संधि के कारण, संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में शब्दों में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अतः वे शब्द तो जिनको हम संधि में उपयुक्त करते हैं, उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ. तो शब्द का गलत प्रयोग होगा संधि के संबंध में, संधि के नियमों के संबंध में ठीक तरह से हम नहीं जानते। तो यहाँ अत्याधिक जो दिया गया है तो ये गलत है, अत्याधिक नहीं होना चाहिए, अत्यधिक। अति, अधिक, अत्यधिक, ಅತಿ ಅಧಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಅಧಿಕ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ಆ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯ ಆಗ್ತದೆ, तो ये संधि है अति अधिक अत्यधिक, यण संधि का उदाहरण है। और फिर अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी सही शब्द है। अंत्य पूर्व पद है, अक्षरी दूसरा पद है, और अंत्य में अस्वर है, अक्षरी में प्रारंभ में अस्वर है, और दोनों के मिलने से वहां दीर्घ स्वर का आगमन हुआ है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अंत्याक्षरी दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन ऊपर जो दिया गया है अत्यधिक, अति अधिक, अत्यधिक, यण संधि का उदाहरण है। फिर अभ्यांतर, अभ्यांतर नहीं अभ्यंतर होता है, अभि अंतर अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब है भीतर, ಒಳಗಡೆ ಅಂತ अर्थ। इसी तरह अभ्यारण्य, अभ्यारण्य गलत है, सही शब्द है अभयारण्य, अभयारण्य सही शब्द है, अभय अरण्य, अभयारण्य दीर्घ संधि। इसी तरह अन्विति इस तरह से लिखा जाता है, अन्विति दूसरे कालम में जो दिया गया है यही सही रूप है, अनु इति अन्विति, उ और ई के मिलने से व हो गया है, यह भी तो यण संधि का उदाहरण। इसी तरह ऊपरोक्त गलत है, सही शब्द है उपरयुक्त, उपरि उक्त
ಉಪರ್ಯುಕ್ತ. ಉಪರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನದ್ದು ಅಂತ, ಉಕ್ತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ. ಉಪರ್ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ, ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ. उपर्युक्त, उपरि उक्त उपर्युक्त, ये भी तो एनसंधि का उदाहरण है। फिर कविंद्र, कविंद्र नहीं कवींद्र सही शब्द है, कवींद्र सही शब्द है। कवि इंद्र कवींद्र, दो सजातीय वर्णों के आने से, उनके मिलन से यहाँ जो संधि हुई है और उसी जाति का दीर्घ स्वर यहाँ आया है, इसलिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। कवि इंद्र कवींद्र। इसी तरह उज्ज्वल कैसे लिखे, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, दूसरे कालम में जो दिया गया है उज्ज्वल। यहाँ संधि विच्छेद करने पर तो अलग अलग शब्द बनेंगे। उत ज्वल उज्ज्वल, उत ज्वल उज्ज्वल, व्यंजन जा में बदल गया है। और दूसरे पद के प्रारंभ में ज्वल है, उत ज्वल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और पहले शब्द के अंत में जो त ध्वनि है और वह जा में बदल गई, उत ज्वल उज्ज्वल, और इस तरह से लिखा जाना चाहिए। फिर पुनरावलोकन, पुनरावलोकन गलत है, पुनरावलोकन सही शब्द है। तो यहाँ संधि विच्छेद करने पर दो हिस्से बनेंगे, पुनः अवलोकन पुनरावलोकन। वास्तव में ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। पुनः अवलोकन पुनरावलोकन, विसर्ग के स्थान पर र ध्वनि यहाँ आ गई है। इसी तरह पुनरोत्थान नहीं पुनरुत्थान, पुनरुत्थान सही शब्द है। यहाँ भी तो पुनः उत्थान पुनरुत्थान विसर्ग संधि का उदाहरण, पुनः उत्थान पुनरुत्थान। फिर तत्वावधान, तत्वाधान हो गया है, यहाँ सही रूप है तत्वावधान, तत्व अवधान। तत्व शब्द कैसे लिखा जाए, तत्व में द्वित्व व्यंजन का उच्चारण होता है, उपयोग होता है। ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ತ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರ್ತದೆ, ತತ್ವ ತತ್ವ ತತ್ವ, तत्व अवधान तत्वावधान, अभी तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर भास्कर नहीं भास्कर सही शब्द है, यहाँ भी तो संधि है, भास्कर, भाह वहां विसर्ग है, और फिर कर वहां विसर्ग के स्थान पर स वर्ण का आगमन हुआ है, विसर्ग के स्थान पर स वर्ण का आगमन हुआ है, और इसलिए भाह कर भास्कर रूप बना हुआ है। फिर रविंद्र, रविंद्र नहीं रवींद्र, रवि इंद्र रवींद्र दीर्घ संधि। षड्यंत्र, यहाँ षट्यंत्र हो गया, षट यंत्र षड्यंत्र व्यंजन संधि का उदाहरण है। षट यंत्र षड्यंत्र, ट ध्वनि षट में ट ध्वनि जो है वो डा में बदल गई, षट यंत्र षड्यंत्र। इसी तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं लिखते, संधि हो जाने पर इसका स्वरूप बनता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यहाँ सम्यक में जो क ध्वनि है, क हलंत स्वर रहित, और ये ध्वनि ग ध्वनि में बदल जाती है, क ध्वनि ग ध्वनि में बदल जाती है। सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान इस तरह से लिखा जाता है। तो ये भी तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, जहाँ पूर्व पद के अंत में जो क ध्वनि है तो वह ग में बदल गई है। फिर उच्छ्वास छवास हो गया है, तो यहाँ गलत लिखा गया है, उच्छ्वास इस तरह से लिखा जाता है। संधि विच्छेद करने पर इसके हिस्से बनेंगे उत श्वास, उत श्वास उच्छ्वास हो जाता है। यहाँ उत जो पूर्व पद है उसके अंत में त जो हलंत व्यंजन है त व्यंजन, और फिर श्वास में जो श व्यंजन है ये दोनों बदल जाते हैं। त अल्प प्राण चा में बदल जाता है, श महाप्राण छा में बदल जाता है। ಎರಡು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ತ ಇದಿದ್ದು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಶ ಇದಿದ್ದು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ उत श्वास उच्छ्वास हो गया है, उच्छ्वास उच्छ्वास इस तरह से लिखना है। फिर गत्यावरोध, गत्यावरोध गलत है, सही शब्द है गत्यवरोध, गति अवरोध गत्यवरोध। गति में ई स्वर है, अवरोध में अ है, संधि हो जाने के बाद वहां गत्यवरोध, ई और आ के मिलने से वहां य हो गया है, गत्यवरोध, यह संधि का उदाहरण है। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं पुनरोक्ति, पुनरोक्ति नहीं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सही शब्द है, पुनः उक्ति पुनरुक्ति, पुनः उक्ति पुनरुक्ति विसर्ग संधि। फिर दुरावस्था, दुरावस्था गलत है, दुरावस्था सही शब्द है,
दुह अवस्था दुरावस्था, दुह विसर्ग है, अवस्था में अस्वर है और विसर्ग के आगे अस्वर है और यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा ध्वनि आ गई है, दुरावस्था। भगवत गीता, भगवत गीता नहीं भगवद गीता, अर्थात यहाँ संधि विच्छेद करने पर भगवत, संधि विच्छेद करने पर भगवत होगा और फिर दूसरा शब्द गीता, और यहाँ पहले शब्द में अंत में जो त ध्वनि है तो वो द में बदल गई है, भगवद गीता, भगवत प्लस गीता भगवद गीता, त ध्वनि का द में परिवर्तन हो गया है, व्यंजन संधि। फिर मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न नहीं मेघाच्छन्न, मेघ आच्छन्न, मेघाच्छन्न, वास्तव में ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। मेघ आच्छन्न, आच्छन्न आवृत, आच्छन्न ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ। मेघ आच्छन्न, मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, ये समास का उदाहरण भी है, संधि का उदाहरण भी है। मेघ आच्छन्न, मेघाच्छन्न, उसे इस तरह से लिखा जाता है। फिर लघुत्तर, ये गलत है, लघुत्तर ये सही शब्द है। लघु उत्तर, लघु उत्तर, लघु में ह्रस्व उ है और उत्तर के प्रारंभ में उ ह्रस्व स्वर है। इस तरह दो ह्रस्व स्वरों के मिलने से यहाँ दीर्घ स्वर का आगमन हुआ है, उ दीर्घ स्वर। सजातीय स्वरों के मिलने से जहाँ दीर्घ स्वर का आगमन होता है उसी जाति का से दीर्घ संधि कहते हैं। फिर संसद सदस्य, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद सदस्य नहीं कहते उसे संसद सदस्य, यहाँ संधि होती है संसद सदस्य, यहाँ संसद सदस्य गलत है, दूसरे काल में जो दिया गया है तो यह सही है संसद सदस्य। फिर सरवर, सरवर गलत है, सरोवर सही शब्द है। संधि विच्छेद करने पर इसका रूप बनेगा सरह वर, सरह वर सरोवर। ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಸರ ವರ सरोवर, यहाँ सरह, यहाँ विसर्ग है सरह, उसके बाद वर सरोवर। संधि के कारण जो शब्द बनते हैं तो उनके प्रयोग में लिखते वक्त जो गड़बड़ी होती है उससे बचने के लिए संधि का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो कुछ शब्दों का अध्ययन हम कर चुके हैं, अगर परीक्षा में इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो आपको उनमें जो गलतियां होती हैं तो उनको ठीक करने का ज्ञान हो, अपेक्षित रहता है। इसके बाद समास के कारण भी, समास के नियमों का ज्ञान अगर हमें नहीं है तब भी तो भाषा के व्यवहार में हम गलती करते हैं, तो इसलिए समास का प्रयोग कैसे होता है तो ये भी हमें जानना है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। अष्टवक्र, अष्टवक्र नहीं है, अष्टावक्र सही रूप है। तो आठों दिशाओं से जो वक्र है, 8 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಅವನು ವಕ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಂತ। तो अष्टावक्र एक समास है। फिर एकलौता, एकलौता नहीं इकलौता, इकलौता सही शब्द है। फिर निरपराधी, निरपराधी नहीं निरपराध सही शब्द है, अर्थात जिसने कोई अपराध नहीं किया। सशंकित, सशंकित गलत है, सशंक, सशंक शंका के साथ है, जो शंका के साथ है तो सशंक है। यौवनावस्था, यौवनावस्था नहीं युवावस्था, जिसकी अवस्था युवक की है तो वह युवावस्था है। और फिर अहोरात्र, अहोरात्रि नहीं अहोरात्र, अह दिन, रात्र मतलब है रात, द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिवारात्रि, दिवारात्रि नहीं दिवारात्रि, अभी तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। सकुशलता पूर्वक, यहाँ भी तो गलत प्रयोग है, सकुशल सही शब्द है अथवा कुशलता पूर्वक सही शब्द है, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕುಶಲತಾ पूर्वक सही शब्द है अथवा सकुशल सही शब्द, सकुशलता पूर्वक गलत प्रयोग है। योगी वर गलत है, योगी वर, योगी वर अर्थात जो श्रेष्ठ है, योगी जो श्रेष्ठ है तो वो योगी वर है। समास के बाद एक और कारण है उपसर्ग, उपसर्ग के कारण जो गलतियां होती हैं तो उपसर्ग के प्रयोग में जो नियम है तो नियमों की जानकारी अगर ना हो तो गलतियां होती हैं। उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान हमें करनी है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। अनाधिकार, अनाधिकार गलत है, अनधिकार, अन उपसर्ग का यहाँ उपयोग हुआ है, अन उपसर्ग अन और अधिकार अनधिकार। निरावलंब गलत है, निरवलंब, तो यहाँ निर उपसर्ग है, अवलंब दूसरा शब्द है,
निरवलंब सही शब्द है। निराभिमान नहीं, निरभिमान, निर अभिमान, निर उपसर्ग है, निरभिमान। उसी तरह निसंकोच नहीं, निसंकोच, निस संकोच, निसंकोच, निस उपसर्ग है, निसंकोच। इसी तरह बेईमान, बेईमान नहीं, यहाँ लेफ्ट कॉलम में जो दिया गया है तो गलत है, बेईमान, बेईमान सही शब्द। फिर सशंकित नहीं, सशंक अथवा शंकित में से कोई एक शब्द का प्रयोग हम करें, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ सशंक ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ, ಶಂಕಿತ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ। फिर तदोपरांत नहीं, तदुपरांत, तद उपरांत, उसके बाद तद उपरांत, तदुपरांत। फिर निःशुल्क कैसे लिखना चाहिए, निःशुल्क इस तरह से लिखना चाहिए अथवा विसर्ग सहित लिखना चाहिए, नहीं शुल्क, निःशुल्क अथवा निःशुल्क इस तरह से लिखा जाए। फिर निरालंकृत, निरलंकृत सही शब्द है, निरलंकृत, निरलंकृत। फिजूल अथवा फजूल ये सही शब्द है, बेफिजूल गलत है, फिजूल अथवा फजूल। सदृश्य नहीं, सादृश्य अथवा सदृश, सादृश्य भाववाचक संज्ञा है और सदृश विशेषण है। उसी तरह सानंद पूर्वक गलत है, सानंद, स आनंद अथवा आनंद पूर्वक, इवेरडರಲ್ಲಿ ಒಂದು आनंद पूर्वक अथवा स आनंद, आनंद के साथ सानंद। प्रत्यय के प्रयोग में भी अगर हम गलती करते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। अनुपातिक गलत है, आनुपातिक सही शब्द है। यहाँ अनुपात में इक प्रत्यय जोड़कर आनुपातिक बन जाता है, अनुपात इक आनुपातिक। उसी तरह उपनिवेश इक औपनिवेशिक, उपनिवेश इक औपनिवेशिक। उद्योग करण, औद्योगिकीकरण सही शब्द है। इतिहास इक ऐतिहासिक, इतिहास इक ऐतिहासिक। फिर औदार्य इस तरह से लिखा जाए, ये सही शब्द है। कृपणता व कार्पण्य इनमें से कोई एक शब्द लिखा जाए तो दोनों सही है, कृपणता सही है तो कार्पण्य सही है, कार्पण्यता गलत है। क्रोधित गलत है, क्रुद्ध सही शब्द है। ग्रसित, ग्रस्त, ग्रस्त सही रूप है। तात्कालिक सही रूप है, तत्काल इक तात्कालिक। दैन्यता गलत है, सही शब्द है दैन्य, दीन या दैन्य। इसी तरह प्रफुल्लित गलत है, सही शब्द है प्रफुल्ल, फ महाप्राण, लेकिन प्र में प अल्प प्राण है और इसमें र व्यंजन ध्वनि, प्रफुल्ल। प्रमाणीकरण नहीं, प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण सही शब्द है। और फिर प्रौद्योगिकी नहीं, होना चाहिए प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी सही शब्द है। वाल्मीकि हो गया है यहाँ, वाल्मीकि नहीं वाल्मीकि, वाल्मी में दीर्घ स्वर है ई, की में ई ह्रस्व स्वर है, वाल्मीकि। फिर औद्योगिक नहीं, औद्योगिक सही शब्द है। औदार्यता गलत है, उदारता सही शब्द है। उदारता अथवा औदार्य इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। उदारता सही है, औदार्य भी सही है। इसी तरह कौन्तेय नहीं, कौन्तेय सही शब्द है, कौन्तेय। फिर गौरवता नहीं, गुरुता, गुरुता प्रत्यय, यहाँ ता प्रत्यय लगा देने से वहां गुरुता शब्द बनता है। इसी तरह चतुरता, चतुरता, चातुर्य भी सही है, चातुर्य अथवा चतुरता, इनमें से एक का प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर दारिद्र्यता गलत है, दरिद्रता सही है, दारिद्र्य अथवा दरिद्रता इनमें से कोई एक, दरिद्रता अथवा दारिद्र्य। धैर्यता गलत है, धीरता अथवा धैर्य, धीरता अथवा धैर्य सही शब्द है। प्रामाणिक गलत है, होना चाहिए प्रामाणिक, प्रामाणिक सही शब्द है। फिर प्रागैतिहासिक गलत है, प्रागैतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, प्राक इतिहास इक, इन तीनों के मिलने से वहां प्रागैतिहासिक रूप बनता है। फिर भाग्यमान, भाग्यमान गलत है, भाग्यवान सही शब्द है, भाग्यवान सही शब्द है। व्यवहारिक गलत है, होना चाहिए व्यावहारिक, व्यावहारिक सही शब्द है। फिर लिंग के कारण
गलतियां होती हैं, तो इनका अध्ययन तो हम कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, और वहां लिंग के कारण किस तरह से गलतियां होती है ये हम देख चुके हैं। अशुद्धि के कारण में तो यह भी एक है। इनमें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम है। लिंग का अध्ययन करते समय ये पढ़ चुके हैं। तो लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हमें अशुद्धियों से बचाता है। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। अनाथिनी गलत है, अनाथ सही शब्द है। पुल्लिंग में भी अनाथ, स्त्रीलिंग में भी अनाथ। अनाथ लड़का, अनाथ लड़की। ಅನಾಥ ಶಬ್ದದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. इस तरह गुणवानी नहीं, गुणवती। गुणवान पुल्लिंग है, गुणवती स्त्रीलिंग है। चूही, चूही स्त्रीलिंग नहीं है, चूहिया स्त्रीलिंग रूप है। चूहा पुल्लिंग है, चूहा पुल्लिंग है, चूहिया स्त्रीलिंग है। ठाकुरनी गलत है, ठकुराइन स्त्रीलिंग में ठकुराइन शब्द का उपयोग होता है। ठाकुर पुल्लिंग है, ठकुराइन स्त्रीलिंग है। फिर दुल्हा गलत है, दुल्हिन। दूल्हा पुल्लिंग है, दुल्हिन स्त्रीलिंग है। पिशाचिनी गलत है, पिशाची सही रूप है। स्त्रीलिंग में पिशाची, पुल्लिंग में पिशाच। पिशाच पुल्लिंग है, पिशाची स्त्रीलिंग। विद्वानी गलत है, होना चाहिए विदुषी। विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। सुनारी गलत है, सुनारिन सही शब्द है। सुनार पुल्लिंग है, सुनारिन स्त्रीलिंग। कवित्री नहीं, कवयित्री। कवि पुल्लिंग है, कवयित्री स्त्रीलिंग है, कवयित्री। फिर चमारी गलत है, चमारिन स्त्रीलिंग रूप है, इसका पुल्लिंग रूप है चमार। चमार पुल्लिंग है, चमारिन स्त्रीलिंग है। इस तरह जेठी गलत है, जेठानी। जेठ पुल्लिंग है, जेठानी स्त्रीलिंग है। दाती नहीं, दात्री पुल्लिंग रूप है, दाता अल्प प्राण है। दाता पुल्लिंग है, दाता का मतलब है दानी देने वाला। दात्री उसका स्त्रीलिंग रूप है, दाता दात्री। इसी तरह नेति गलत है, नेत्री। नेता पुल्लिंग है, नेत्री स्त्रीलिंग है। अभिनेता पुल्लिंग है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग। अगर नेता शब्द स्त्रीलिंग रूप नेत्री, दाता दात्री, नेता नेत्री। भुजंगी गलत है, भुजंगिनी सही रूप है। भुजंग पुल्लिंग है, भुजंगिनी स्त्रीलिंग है। फिर श्रीमती, श्रीमती ह्रस्व नहीं है, श्रीमती दीर्घ स्वर है अंत में। श्रीमती। श्रीमान पुल्लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है। वचन के कारण भी गलतियां होती हैं। एक वचन अथवा बहुवचन में शब्दों के रूप अलग अलग हो जाते हैं। इसका विचार भी हम कर चुके हैं वचन पढ़ते वक्त। और यहाँ वचन के कारण अथवा वचन के नियमों का ज्ञान ना हो तब भी तो गलतियां होती हैं। अनेकों गलत प्रयोग है, सही प्रयोग है अनेक। मेले में अनेक लोग आए थे, मेले में एक ही आदमी था। अनेक लोग आए थे, अनेकों लोग आए थे गलत प्रयोग होगा। अनेक लोग, अनेक व्यक्ति आए थे। फिर इकाइयां, इकाइयां कैसे लिखते हैं, दीर्घ स्वर नहीं है ई, यहाँ होना चाहिए इकाइयां। ई ह्रस्व है और फिर या में चंद्र बिंदु। इकाइयां इस तरह से लिखा जाता है। फिर हिंदुओं नहीं, हिंदुओं, यहाँ ओ स्वर और स्वर के बाद यहाँ अनुस्वार लगाया जाता है। हिंदुओं में अथवा हिंदुओं पर, तो इस तरह। विद्यार्थी गण, यहाँ ती दीर्घ गलत है, विद्यार्थी गण नहीं है, विद्यार्थी गण। उसमें गण शब्द हम जोड़ देते हैं तब तो ये ह्रस्व ही रह जाता है, विद्यार्थी गण। आंसू ये नहीं, आंसू। आंसू पुल्लिंग बहुवचन भी। आ यहाँ चंद्र बिंदु है, उसके बाद स में उ दीर्घ स्वर है, आंसू। गोवे गलत है, गौए। गौ ए में यहाँ चंद्र बिंदु है, गौ ए बहुवचन है। गौ एक वचन है, गौए बहुवचन है। और फिर दवाइयां, दवाइयां, दवाइयां गलत है, दवाइयां, दवाइयां ये सही रूप है। दूसरे कालम में आप जो देख रहे हैं तो ये सही रूप है। दवाई स्त्रीलिंग एक वचन है, उसमें अंत में ई दीर्घ स्वर है। दवाई शब्द के अंत में ई दीर्घ स्वर होता है एक वचन में, लेकिन बहुवचन में उसका रूप बदल जाता है। बहुवचन में ई दीर्घ स्वर ह्रस्व में परिवर्तित हो जाता है और उसमें या भी जुड़ता है, दवाइयां।
प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने शब्द शुद्धि का अध्ययन किया। तो शब्द शुद्धि का अध्ययन यहाँ संपूर्ण हो जाता है। अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।